Good morning and welcome you all on my channel NEET Qualifiers, and today's topic is light reaction. So कैसे हैं आप सभी लोग। और ये टॉपिक नीट वाले बच्चों के लिए है, लेकिन हेल्प करेगा आपका, चाहे 11th वाले बच्चे हों या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल स्टडी ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो भी हेल्प करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। हालांकि यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें लिमिट की हैं, थोड़ा सा NCERT को मैंने मिला के वो किया है। एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे नहीं लिखाई है या पढ़ाई है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है चैप्टर, जो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है टॉपिक, वो कंप्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। लाइट रिएक्शन को हिल एंड बेंडाल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हिल एंड बेंडाल ने 1960 में इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है, दोनों फोटो सिस्टम और चीज़ों का, वो दिया था। ठीक है, इसको जेड स्किन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे अभी देखिएगा। क्लियर है? अब बात आती है कि होता कहाँ है ये लाइट रिएक्शन, होता क्या है ये तो हम अभी बताएंगे, लेकिन होता कहाँ है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अरेंजमेंट है थैलेक्वाइड का स्टैक के फॉर्म में, जो सिक्के के फॉर्म में, उसको ग्रेनम बोलते हैं सिंगल को, और पूरे को ग्रेना बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन की जो साइट है ना, वो ग्रेनम है। क्लियर है? अब इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको एंटीना भी बोलते हैं। उसमें होता क्या क्या है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल होते हैं। इनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, जो वेवलेंथ होती है हमारे, जैसे लाइट रिएक्शन के लिए या किसी भी फंक्शनिंग के लिए जो मेजर फंक्शनिंग होती है फोटोसिंथेसिस की, वो विजुअल स्पेक्ट्रम में होती है लाइट के, जो कि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल अलग अलग जो वेवलेंथ की लाइट है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली ये रिएक्शन सेंटर को देते हैं। रिएक्शन सेंटर पे केवल और केवल क्लोरोफिल ए होता है अकेला, लेकिन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ढेर सारे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द पिगमेंट ओनली। तो क्लोरोफिल ए जो एक्चुअली में अगर इसकी बात करें तो ये यूनिवर्सल है, मतलब अगर प्लांट है, क्लोरोफिल है वहां पे, तो वहां पे क्लोरोफिल ए जरूर होगा। दिस इज यूनिवर्सल। बाकी हमने पढ़ा है एल्गी, अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल डी, ये सब कॉम्बिनेशन हमने पढ़े। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो एंटीना है, राइट साइड में जो इमेज है आप उसमें देखिए, एंटीना में देखिए डिफरेंट पिगमेंट्स मॉलिक्यूल दिए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कलर भी शो किया है, कलर इसी के बेसिस पे शो किया है, क्योंकि क्लोरोफिल बी का अलग कलर होता है, कैरोटीनॉइड का अलग कलर होता है, जेंथोफिल का अलग कलर होता है। ये आप जब पिगमेंट के बारे में देखेंगे तो आप उसको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को। ठीक है, और रिएक्शन सेंटर खुद भी लाइट कैप्चर करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जिसको हम क्या बोलते हैं, 680 की वेवलेंथ आपका PS2 के लिए आएगा और PS1 के लिए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी। ठीक है, ये सारे हो गए। और अब ये लाइट पड़ने के बाद जो पिगमेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल है, दे विल बी एक्साइटेड। ठीक है, तो एक्साइटेड होंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो उनको कैप्चर करने वाला कोई होगा, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के फॉर्म में आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन कैरियर वाले मॉलिक्यूल भी बीच में आएंगे। ठीक है, और जब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो फिर इसकी रिकवरी कहाँ से होगी, जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है उसकी रिकवरी कहाँ से होगी, कंटिन्यूअस रिकवरी हमको चाहिए, तो अल्टीमेटली होती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, जो कि PS2 के पास होता है, इसको हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जहाँ पे वाटर स्प्लिट होता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है। समझ में आया? इसीलिए हम बोलते हैं जो ऑक्सीजन हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वाटर से मिलती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है, जो पिगमेंट्स मैंने बताया ये अरेंजमेंट है। आप देखिए ग्रेनम के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, जो स्टैक है थैलेक्वाइड जो ढेर सारे थैलेक्वाइड मिलके बनाते हैं। ठीक है, ऊपर साइड में जो कि नॉन एप्रेस्ड रीजन है, ऊपर के साइड में मतलब जो अकेला है, इंडिविजुअल है, मतलब ओपन सरफेस है, वहां पे आपको देखिए कि PS2 जो है नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, आप नीचे साइड में इमेज देखिए, आपको लीजेंड दिया हुआ है PS1, PS2, साइटोक्रोम B6F, और उसके बाद CF0 एंड CF1 एटीपेज सिंथेस। ठीक है, तो इससे आप मैच करवाइए कि एप्रेस्ड रीजन में कौन कौन प्रेजेंट है और नॉन एप्रेस्ड रीजन में कौन कौन प्रेजेंट है। इसका इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें बाद में पता चलेगा कि कहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है और कहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। तो अगर हम स्टोमा की बात करते हैं, स्टोमा में जो थैलेक्वाइड है, जिसको हम स्टोमा लैमेली बोलते हैं, ठीक है, अगर उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों साइड जो है वो क्या है, नॉन एप्रेस्ड है। मतलब वहाँ पे आपको PS1 दिखेगा लेकिन PS2 नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं नीचे साइड में, यहाँ जो स्टोमा थैलेक्वाइड वाला है, स्टोमा लैमेली बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपको PS2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, केवल PS1 दिखेगा। उसके साथ जो अदर है, अदर में क्या है, साइटोक्रोम B6 जो कि कैरियर का काम करेगा, और उसके बाद ATP सिंथेस, जहाँ पे ATP की सिंथेसिस होगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बहुत डिटेल में यहाँ नहीं जाना है आपको, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब
अगर हायर लेवल पे भी है ना तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, कौन सा मेटल आयन होता है यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, और कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ल्यूमेन की साइड में होता है, PS2 से एसोसिएटेड होता है, जो फोटो सिस्टम 2 है ना उससे एसोसिएटेड होता है। क्लियर है? क्योंकि आप जब राइट साइड इधर इमेज में देखिए, जो कलरफुल इमेज दिख रही है यहाँ पे 680 लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है? 680 लिखा है, इसका मतलब ये वेवलेंथ कौन सी है? PS2 वाली वेवलेंथ है, ठीक है, PS2 वाली वेवलेंथ है। और वो इसी जो लिखा है ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो ल्यूमेन की साइड में दिखाया गया है। कहने का मतलब जब वाटर ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किधर बढ़ेगा? ल्यूमेन की साइड में बढ़ेगा, और ये क्या करेगा? स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, और यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? एटीपी सिंथेसिस के लिए, जो कि आपका एटीपी सिंथेसिस से जब हाइड्रोजन पास करेगा, हाइड्रोजन पास करता है, वहां से एटीपी सिंथेसिस होती है, ठीक है। यूजुअली 3 पॉइंट समथिंग हाइड्रोजन की बात होती है, लेकिन हम 4 बोलते हैं कि 4 हाइड्रोजन पास करेगा तो एटीपी हमको मिलेगा। क्लियर है कहानी? और इधर साइड में राइट साइड में आपको इमेज दिया हुआ है, क्लोरोफिल ए सेंटर दिया हुआ है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये कौन सा है? रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर पे एक अकेला सिंगल मॉलिक्यूल होता है, किसका? क्लोरोफिल ए का। उससे नीचे TYR लिखा है। TYR क्या है पता है? TYR इज एन अमाइनो एसिड, टायरोसिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि फोटो जो सिस्टम 2 है उसमें कौन सा अमाइनो एसिड मेनली जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इलाइट रिएक्शन में, कौन सा होता है? टायरोसिन। और यहाँ पे आयन देख रहे हैं किसका है? कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है? मैंगनीज है। मैग्नीशियम मत मार दीजिएगा, मैंगनीज है। 4 मॉलिक्यूल मैंगनीज के होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, और ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, हाँ, क्या बोलते हैं, बैलेंस करने के लिए 2H2O दिखाया गया है। 2H2O ब्रेक होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक होगा तो एक पूरा ऑक्सीजन निकलेगा और 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है ना इसी ल्यूमेन की साइड में इकट्ठा होगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है ना, ये देखिए S0 से S1 S2 S3 S4 पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना टायरोसिन के पास, टायरोसिन से आगे क्लोरोफिल ए के पास जाएंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के टाइम पीरियड में, ठीक है, हमको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहाँ बढ़ता हुआ मिलता है? ल्यूमेन की साइड में, ठीक है। इसी प्रोसेस में हमको एटीपी का फॉर्मेशन मिलेगा और हमको रिड्यूसिंग पावर मिलेगा NADPH, या इसको NADPH प्लस H+ लिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लूज एसोसिएशन होता है, तो NADPH2 से रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन NADPH प्लस H+ हमको रियल में रिप्रेजेंटेशन करना होता है, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरी बातों पे फोकस करिए और इमेज को ध्यान दीजिए। अब देखिए कि फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे जो दिया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और बीच में एक P680 लिखा हुआ है, नीचे फोटो सिस्टम 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो PS2 इसी को बोलते हैं, और PS1 बाद में आया है। तो ये मत सोचिएगा ये उल्टा है, उल्टा नहीं है, ये डिस्कवरी के बेसिस पे है। तो PS2 पहले डिस्कवर हुआ था कि PS1 पहले डिस्कवर हुआ था? है नहीं, PS2 पहले डिस्कवर हुआ था, उसका लोकेशन इधर था, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं? ऐसे नहीं, आप इसको एक बार ध्यान से रखिएगा कि ये डिस्कवरी के बेसिस पे है, कि डिस्कवरी जिसकी पहले हुई थी उसको PS1 बोला गया है, और डिस्कवरी जिसकी बाद में हुई थी PS2 बोला गया, बस, ठीक है। लेकिन रियल में जब अरेंजमेंट देखा गया तो PS2 पहले आया और PS1 बाद में आया। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। डिस्कवरी फोटो सिस्टम 1 की पहले हुई थी, इसलिए उसको फोटो सिस्टम 1 बोल दिए। फोटो सिस्टम 2 की बाद में हुई थी तो उसको फोटो सिस्टम 2 बोल दिए। लेकिन रियल में जो उनका अरेंजमेंट है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फोटो जो आप लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें अरेंजमेंट में फोटो सिस्टम 2 पहले आता है, दैट्स इट। अब P680 जो है एक्साइट होता है, मतलब PS2 एक्साइट होगा और P680 एक्साइटेड फॉर्म में जाएगा ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करेगा, ठीक है। तो पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है? फियोफाइटिन होता है, ठीक है, फियोफाइटिन। और बीच में QA एंड QB दिखाया गया है, तो ये क्या होते हैं? क्यूनॉन्स होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज्ड है जब रिड्यूस फॉर्म होता है, मतलब ये एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, एक्चुअली में ये हाइड्रोजन लवर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कहते हैं भैया हमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पास करना है तो कुछ हमको आपको देना पड़ेगा। और ये क्या लेते हैं? फिर ये स्ट्रोमा से ना और हाइड्रोजन जो है खींच लेते हैं, स्ट्रोमा से और हाइड्रोजन खींचते हैं, ठीक है। तो Q एक्चुअली में ये प्लास्टो क्यूनॉन होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड के पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है, इसलिए प्लास्टो बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टो क्यूनॉन जब ये रिड्यूस होते हैं तो प्लास्टो क्यूनॉल बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और ये प्लास्टो क्यूनॉन का पूल बनता है, और इलेक्ट्रॉन पास करते हुए क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन को भी स्ट्रोमा से कहाँ भेज देते हैं? कहाँ भेज देते हैं? ल्यूमेन में। तो और कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन का है वो बढ़ता जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है स्ट्रोमा और ल्यूमेन के बीच में ज्यादा क्रिएट होता है। क्लियर है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको पास करते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, जिसमें साइटोक्रोम B6F होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन क्या है? यहाँ पे मोबाइल कैरियर होता है। मोबाइल कैरियर का मतलब ये साइटोक्रोम B6 के पास चिपका रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है उसको लेके पर्सनली जाएगा। जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन होते हैं ना, नॉर्मली लास्ट में जब पहुंचता है इलेक्ट्रॉन तो पर्सनली देने जाते हैं घर घर, ठीक है। ऐसा नहीं किसी और को ट्रांसफर कर दिए।
तो ये प्लास्टो साइनिंग नहीं करता है, ये मोबाइल कैरियर है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन P700 पे पहुंचा है, तो P700 ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। कैसे? क्योंकि भाई 700 नैनोमीटर की भी तो लाइट आ रही है, 680 की भी आ रही है, 700 की भी आ रही है, तो ये तो दोनों पिगमेंट एक साथ ही एक्साइट होंगे ना। तो PS1 सेंटर पर जो क्लोरोफिल है, ठीक है, वो 700 की वेवलेंथ से एक्साइट होता है, तो ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर्म में है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इलेक्ट्रॉन की वहां कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन जाके उसको थमा देगा, कहेगा लो भाई, ठीक है। तो जो ऊपर पहुंचा है, ऊपर यहाँ पे आयरन सल्फर प्रोटीन होती है जिसको फेरेडॉक्सिन बोलते हैं, एक्चुअली में वो एक्सेप्टर का काम करता है, ठीक है। फेरेडॉक्सिन के बाद यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको FNR बोलते हैं, ठीक है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, समझ रहे हैं ना। ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा NADP प्लस को, रिड्यूस करके NADPH बनाता है। एक्चुअली में ये बनता क्या है? NADPH प्लस H प्लस, ठीक है। ये अलग से NADPH प्लस H प्लस लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है ना, ये लूज होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम अलग से दिखाते हैं, अदरवाइज NADPH2 भी बोला जाता है। ये क्लियर है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, और ये जो पूरा सिस्टम देख रहे हैं ना, ये नॉन साइक्लिक फॉर्म है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे जो फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक, तो ये नॉन साइक्लिक है, मतलब जिसमें दोनों इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है, क्लियर है। और ये पूरा जो अरेंजमेंट है ना, इसमें पिगमेंट्स के, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कैरियर, सब ये सारा अरेंजमेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो पोटेंशियल है ना, उसके बेसिस पे अरेंज होता है, जिसका जैसा पोटेंशियल है उसी के बेसिस पे अरेंज होता है। तो शुरू में हमने देखा कि लाइट रिएक्शन को हिल एंड बेंटाल रिएक्शन भी बोलते हैं, उसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को आप ना ऐसे थोड़ा सा राइट साइड में घुमा दीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना इसको, तो आपको ये जेड लेटर की तरह दिखेगा, जो इंग्लिश का लेटर जेड होता है, ठीक है, उसकी तरह दिखेगा, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके, अब आते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन पे। फास्फोरिलेशन का क्या मतलब होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन। तो एटीपी का फॉर्मेशन हम सेल में अगर देखते हैं तो सेल में 2 जगह होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, मतलब जब फूड ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो ब्रेक नहीं होगा तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है ना, ग्लूकोज आप पीते हैं, ग्लूकोन डी, तो एनर्जी मिलती है। तो कैसे मिलती है? ब्रेक होता है और एटीपी फॉर्म होता है, कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे कहाँ पे होता है? एक क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो फास्फोरिलेशन होता है उसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। कहने का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में एंड फोटोन के प्रेजेंस में, ठीक है, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलते हैं फोटोन के प्रेजेंस में, ठीक है, और वहां पे एटीपी बनता है, इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस अल्टीमेटली होता है कौन सा है? कीमियोस्मोसिस, ठीक है। कीमियोस्मोसिस हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसको हम किसी लेक्चर, अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे, कीमियोस्मोसिस या कीमियोस्मोटिक थ्योरी क्या होती है, या कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है। सो यहाँ पे फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 टाइप का होता है, साइक्लिक होता है, नॉन साइक्लिक होता है। साइक्लिक यहाँ पे जो इमेज में दिख रहा है, साइक्लिक का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना ऐसे साइकिल में घूमता है। पिछले वाले में हमने देखा इलेक्ट्रॉन साइकिल में नहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन PS2 से एक्साइट होकर अल्टीमेटली PS1 पे जा रहा है, फिर फेरेडॉक्सिन वहां से NADP प्लस के बाद गया, खत्म, वापस नहीं आया, साइक्लिक फॉर्म में नहीं चल रही है, तो ये नॉन साइक्लिक है, ठीक है। इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक की बात करते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, आपको दिख रहा है क्लियरली इमेज में। दूसरा फोटो सिस्टम नहीं बनाया गया है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने जब इमेज में देखी थी यहाँ पे, तो हमने आपको बताया था कि लोकेशन, ये लोकेशन आप देखिए, लोकेशन में हमने बताया था ना, जो स्टोमा लैमेली वाला पार्ट है, स्टोमा थैलक पार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे PS2 नहीं है। और दूसरा कहाँ? जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है, मतलब ऊपर और नीचे वाला सबसे, ठीक है, वहां पे PS2 नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो स्टोमा लैमेली वाला पोर्शन है ना, इसमें साइक्लिक ही देखने को मिलेगा। बाकी बैक्टीरिया के केस में साइक्लिक हमको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लांट की बात करते हैं तो स्टोमा लैमेली वाला जो पोर्शन है वहां पे क्या होता है? PS1 ही केवल प्रेजेंट होता है, PS2 नहीं होता है, तो वहां पे हमको साइक्लिक दिखेगा। और साइक्लिक में क्या होता है? केवल एटीपी बनता है, यहाँ पे NADPH नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम के वापस यहाँ पे नहीं आया, रिप्लेनिश नहीं किया P700 को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेनिश करने के लिए फोटो सिस्टम 2 काम कर नहीं रहा है, ठीक है। और अगर गलती से ये इलेक्ट्रॉन NADP के पास चला गया तो ये वापस वहीं पे फिनिश हो जाएगा, तो ये साइकिल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसीलिए क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ना, वो NADP प्लस को इलेक्ट्रॉन ना देके वापस फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ आ जाता है, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। इसी साइकिल में एटीपी हमको मिलता है केवल, ठीक है। तो साइक्लिक में केवल और केवल एटीपी बनेगा, नॉन साइक्लिक में हमको दोनों बनेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो नॉन साइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन रिडक्शन है, जो एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा हमको, जो स्टार्च स्टोर होता है फॉर्म में जिसको हम खाते हैं, ठीक है, वो नॉन साइक्लिक होने की वजह से ही मिलता है। क्यों? क्योंकि NADPH और ATP जो होते हैं ना, ये क्या है? रिड्यूसिंग पावर है। तो यहाँ पे 2 हमको प्रोडक्ट मिले लाइट रिएक्शन में, क्या? ATP, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं, और ये फोटोफॉस्फोरिलेशन के थ्रू बना, ठीक है। और दूसरा क्या बना? हमको NADPH प्लस H प्लस, यही मैं बोल रहा था, इसको NADPH2 भी कॉमनली बोल देते हैं। लेकिन पहला H प्लस दिखाने का पर्पज क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना, बहुत टाइट बॉन्ड नहीं होता, थोड़ा लूज बॉन्ड होता है, ठीक है।
इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। और यही अल्टीमेटली जाएगा कहाँ पे, दोनों एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ जाएंगे, दोनों केल्विन साइकिल में यूज होंगे। ये प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का डार्क रिएक्शन में यूज होगा। इसीलिए डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन खाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसकी डिस्कवरी केल्विन साहब ने की थी, मेल्विन केल्विन ने, इसलिए उसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं या C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, C3 साइकिल। तो डार्क रिएक्शन में ये प्रोडक्ट दोनों यूज होंगे और उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन बोल लीजिए, कार्बन रिडक्शन साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया कहानी। ओके, सो आज हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन और इसका लोकेशन देखा, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक सारा एस्पेक्ट देख लिया है। आप इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और अगर आप हायर क्लासेस में तो आप उसको फिर से पूरा डिटेल थोड़ा रीड करिए, आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हैं। क्लियर है। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।